हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिसर्च का पोर्शन है उसे पढ़ने वाले हैं। रिसर्च मेथड इन एजुकेशन का जो जनरल पर्सपेक्टिव है, आज हम उसे समझेंगे। उसके अंतर्गत हम यूनिट 3 को पूरा कम्प्लीटली समझेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। टॉपिक्स में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, पॉपुलेशन एंड सैंपल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये हम समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं, इसको समझेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा सैम्पलिंग एरर एंड वे टू रिड्यूस देम। सैम्पलिंग एरर क्या होती है और किस तरीके से हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पॉपुलेशन रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर अ स्टडी हैविंग वन और मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन बींग्स लिविंग इन इंडिया मेक अप इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे अगर हम समझे पॉपुलेशन को, तो पॉपुलेशन क्या होती है, अगर हम एक जनरल सेंस में समझे तो पॉपुलेशन मींस इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं वो सारे मिल करके पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब हम किसी रिसर्च की बात करते हैं और जिसको हम एज अ टारगेट ग्रुप मानते हैं, उसको हम क्या लेते हैं, एज अ पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन क्या रेफर करती है, पॉपुलेशन रेफर करती है एग्रीगेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर अ स्टडी हैविंग वन और मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर उस एलिमेंट को इसमें कंसीडर किया जाता है जिसकी एक या एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हो। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन बींग्स लिविंग इन इंडिया मेक अप इट्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट पीपल एंड कैन ऑल्सो इंक्लूडेड एनिमल्स, बिल्डिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एटसेट्रा। ठीक है, पॉपुलेशन किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। जब मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, तो हमारी पॉपुलेशन एनिमल्स की हो जाएगी। अगर हम स्टडी कर रहे हैं बिल्डिंग्स पर, तो हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो बिल्डिंग्स की हो जाएगी। पॉपुलेशन हमारी बदलती रहती है, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज़ नो लिमिट टू इट्स साइज एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो इसमें कोई भी साइज़ की लिमिट नहीं है, पॉपुलेशन आप कितनी भी बड़ी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ऑल द बॉयज़ ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जितने भी लड़के हैं वो सारे हमारी पॉपुलेशन हो गए। ठीक है, अब हम इसमें से जो चूज़ करेंगे, जिसका हम सैंपल लेंगे, वो हमारा सैंपल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे सैंपल क्या होता है, लेकिन पॉपुलेशन आपको समझनी है कि पॉपुलेशन का जो साइज़ होता है वो कितना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी स्टडी पर कि आप किस तरीके से उस सैंपल को ले रहे हैं। ठीक है, इफ़ वी कंसिडर दैट इंडिया हैज़ 120 मिलियन पीपल देन द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन विल बी 125 मिलियन। ठीक है, अगर मान लें कि इंडिया की जो 125 मिलियन पीपल है, अगर हम इसे एज अ पॉपुलेशन मान लें, तो हमारा जो डेटा आएगा, एन क्या निकल के आएगा, पॉपुलेशन जो निकल के आएगी वो आएगी 125 मिलियन। ठीक है, तो ये हो गया पॉपुलेशन, यानी जो ओवरऑल स्टडी में हम लेने वाले हैं वही क्या हो जाता है, हमारा पॉपुलेशन हो जाती है। ये जो पूरा लेक्चर है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। ठीक है, तो जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ आप वो समझ लीजिए, उसके बाद आप अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अ पॉपुलेशन कंसीडर्ड फॉर रिसर्च इज नॉर्मली अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स हु आर प्राइमरी फोकस ऑफ अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन। हम जिस पॉपुलेशन को ले रहे हैं, ठीक है, वो नॉर्मली क्या होती है, एक बड़ा ग्रुप होता है। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है, पीपल का हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, और हमारा प्राइमरी फोकस होता है किस पर, साइंटिफिक एग्जामिनेशन पर। ठीक है, रिसर्च इज कंडक्टेड टू बेनिफिट दिस ग्रुप, और जो रिसर्च की जा रही है वो क्या किया जाता है, इसी पॉपुलेशन को बेनिफिट करने के लिए की जाती है। ठीक है, हाउएवर ड्यू टू इट्स लार्ज साइज रिसर्चर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेस्ट ईच इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन अब हमें यहाँ से समझना है कि अगर मान लीजिए हमने इंडिया के सभी लोगों को अपनी रिसर्च का हिस्सा बना लिया, तो क्या हम इंडिविजुअली जा कर के एक एक व्यक्ति से डेटा ले पाएंगे, तो नहीं ले सकते, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, हमारा पैसा भी ज़्यादा लगता है, हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। फॉर दिस रीज़न रिसर्चर्स रिलाई ऑन सैम्पलिंग टेक्निक, इसीलिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को निकाल लेते हैं, या कुछ ऑब्जेक्ट्स को निकाल लेते हैं, कुछ बिल्डिंग्स को निकाल लेते हैं, मतलब जिस चीज़ की रिसर्च है उसमें से कुछ चीज़ों को निकाल लेते हैं और उस पर ही हम क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को कंडक्ट करवाते हैं। Another definition of research population can be well-defined collection of objects or individuals with similar characteristics.
ठीक है। तो रिसर्च में जो पॉपुलेशन होती है, अगर हम उसको वेल डिफाइन करें तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स, ये कलेक्शन होता है किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट्स का, इंडिविजुअल का, जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन में हम बात कर रहे हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स, पूरी गर्ल्स की बात हो गई, तो सारी गर्ल्स इसमें करेक्ट आ गई, तो ये क्या हो गई, एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, एन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट विद इन अ सर्टेन पॉपुलेशन मोर ऑफन हैव अ प्रिवलेंट बाइंडिंग एट्रीब्यूट और ट्रेट। अब ये जितने जो हमारी पॉपुलेशन होती है, ये पॉपुलेशन के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा बाइंडिंग एट्रीब्यूट होता है या बाइंडिंग ट्रेट होता है। बाइंडिंग एट्रीब्यूट और ट्रेट से मतलब है हमारा कि कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हर किसी में होती है, जिसके बेसिस पर हमने उसको पॉपुलेशन बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने कहा ऑल द गर्ल्स बिलो 14 ईयर्स। ठीक है, तो सारी लड़कियां जो 14 साल से नीचे हैं, लेकिन जो 14 साल के ऊपर है वो भी तो लड़कियां हैं, लेकिन हमने अपनी रिसर्च में किसको लिया है, द गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 14। ठीक है, तो 14 साल के नीचे, अब सारी लड़कियों में क्या हो गया, एक चीज़ कॉमन आ गई, वो हो गई 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा सैंपल। अब सैंपल क्या होता है, अ सैंपल सिग्निफाइज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज चूजन एट रैंडम टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी। ठीक है, सैंपल क्या होता है, मान लीजिए हमने 10 लोगों को अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाया। ठीक है, ये 10 लोग हैं जिनको हमने अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाया, यानी ये है हमारे पॉपुलेशन। लेकिन हम इन 10 लोगों का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने इनमें से 4 लोगों को पकड़ लिया, पहले, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हमने 4 लोगों को पकड़ लिया, हमने इन चारों के बेसिस पर पूरा डेटा कलेक्ट किया, और इस पूरे डेटा को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारे निकल करके आ रहे हैं ये क्या हो जाते हैं, हमारे सैंपल्स। ठीक है, यानी जो ओवरऑल डेटा था हमारा 10 के 10 लोग, वो पॉपुलेशन हो गए हमारी, और जिन चारों को हमने अलग करके जिनके बेसिस पर हमने पूरी रिसर्च कंडक्ट करी वो हो गए हमारे सैंपल्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। इसके बाद द चूजन सैंपल शुड रिप्रेजेंट ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब हम जो भी चूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारी पॉपुलेशन थी, मान लीजिए एक सैंपल है, एक पॉपुलेशन है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 की। ठीक है, और अगले हैं ये 5। मान लीजिए ये जो ग्रीन वाले हैं ये हैं बॉयज़, और ये जो येलो वाले हैं वो हैं गर्ल्स। ठीक है, अब आपको अपनी रिसर्च कंडक्ट करानी है, तो अगर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो रिप्रेजेंटेशन हो वो दोनों का बराबर हो। ऐसा ना हो कि आपने 2 लड़कों को ले लिया और 1 लड़की को लिया, तो इससे जो हमारी रिसर्च होगी वो कैसी हो जाएगी, उसके जो डेटाज आएंगे वो ठीक नहीं आएंगे। इसलिए हमको क्या करना होगा, हमें 2 लड़कों को लेना होगा और 2 लड़कियों को लेना होगा, जिससे कि क्या हो सके, हम पूरी रिसर्च को जनरलाइज कर सकें। ठीक है, तो हमें इक्वल प्रोपोर्शन में चीज़ों को लेना होता है। अगला आ जाता है वाइल बीइंग फ्री फ्रॉम बायसनेस। ठीक है, क्या होता है, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बायसनेस का मतलब क्या होता है कि हम उसमें पक्षपात अपना न जोड़ें। ठीक है, देयर बाई प्रोड्यूसिंग अ मिनिएचर क्रॉस सेक्शन बिकॉज द जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन आर इन्फर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड फ्रॉम द सैंपल्स। ठीक है, यानी जो भी हमने सैंपल्स लिए, उन सैंपल से जो भी हमने अपना इन्फ्रेंसेस निकाले हैं वो इन्फ्रेंसेस पूरी पॉपुलेशन पर हम जनरलाइज कर सकें, ताकि सारी जो हमारी रिसर्च है वो जो हमारी रिसर्च है वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो सके। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम करते क्या हैं कि जो भी हमने पॉपुलेशन ली उससे हमने जो भी सैंपल्स लिए उसको हम बिना किसी बायसनेस के बिल्कुल जनरली उठाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जब जनरलाइजेशन करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन में आसानी से फिट हो जाता है। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स इंडिविजुअल्स सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन मेकअप सैंपल्स। ठीक है, हमारी 10 लोगों की पॉपुलेशन है, 10 में से अगर हमने 4 लोगों को उठा लिया तो 4 लोग क्या हो गए, हमारे सैंपल हो गए। द प्रोसेस दैट सेलेक्ट दीज इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज सैंपलिंग। अब इन 10 लोगों में से 4 लोगों को जो हमने सेलेक्ट किया, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, ईच इंडिविजुअल अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, और हर एक व्यक्ति जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी सैम्पलिंग यूनिट कहलाती है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सैंपल मेक्स द सैंपल साइज। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन थी 10 लोगों की, 10 में से हमने ये जो 4 निकाले, ये 4 किस प्रोसेस से निकाले हैं, ये चार हमने निकाले हैं सैम्पलिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब ये जो 4 हो गए हमारे, ये क्या हो गई, ये हमारी सैम्पलिंग यूनिट हो गई, और यही जो 4 हो गई ये हमारा क्या हो गया, सैंपल साइज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा वी कैन डिफाइन अ सैंपल ग्रुप एज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंडर में ही आता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सैंपल ग्रुप को हम सबसेट ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। द पॉपुलेशन इज द टोटल पॉपुलेशन फॉर विच द इंफॉर्मेशन इज नीडेड।
जो हमने 10 लोगों का सैंपल लिया, 10 लोग लिए थे, ये 10 लोग हमारी हो गए पॉपुलेशन, ठीक है। ये 10 के 10 हमारे क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गए। आइडियली इट इज़ द पॉपुलेशन एक्सपोज टू द रिस्क। दिस स्टडी पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी इंटेंड टू ड्रॉ द सैंपल्स, ठीक है। यानी यही वो पॉपुलेशन होती है जिससे हम कुछ सैंपल्स निकालते हैं, ठीक है। और जो भी स्टडी की जाती है वो, मान लीजिए अगर हमने 10 लोगों को लिया है, 10 लोगों पर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, यानी ये जो पॉपुलेशन है ये रिस्क पर है इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम इस पूरे पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हम ये स्टडी कर रहे हैं इसी स्टडी में से हम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं। जनरली ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड फॉर अ रिसर्च स्टडी ऑब्जर्विंग द एंटायर पॉपुलेशन इज ऑफन नीदर प्रैक्टिकल नॉर पॉसिबल। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर एक व्यक्ति को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। हेंस बाय अ सैंपल यूनिट रिसर्चर्स गेट अ मैनेजेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उससे हम सैंपल्स निकालते हैं, सैंपल यूनिट्स बना लेते हैं और इससे हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मान लीजिए कहा जाए कि दुनिया में जितने भी लड़के हैं उनमें से जितने भी लड़के ऐसे हैं जो 14 साल के हैं उनको हम एज अ पॉपुलेशन लेंगे, ठीक है। मान लो दुनिया में 20 लाख लड़के हैं जो 14 साल से कम हैं, ठीक है। तो 20 लाख हो गए हमारी क्या, पॉपुलेशन। अब हम 20 लाख की स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन मान लो हम हर देश से एक बच्चे की स्टडी करें, ठीक है, तो हमारा सैंपल क्या हो गया, कम हो गया। मान लीजिए हमने हर देश से एक बच्चे की स्टडी करी और मान लीजिए 200 देश हैं, ठीक है। तो 200 देश हैं तो हमारे पास 20 लाख में से कितने बच्चे आ गए, 200 बच्चे आ गए, ठीक है। तो ये सैंपल साइज छोटा हो गया, अब हम 200 बच्चों की स्टडी कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए सैंपल्स को चूज़ किया जाता है ताकि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है हम उस पूरी पॉपुलेशन में क्या कर सकेंगे, सारे जो हमारे इन्फ्रेंसेस निकल के आ रहे हैं उनको हम जनरलाइज कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जितना बड़ा सैंपल साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि जो हमारी रिसर्च है वो अच्छी हुई है, ठीक है। इसीलिए सैंपल साइज़ को बड़ा रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब इतना भी बड़ा नहीं रख सकते हम जिससे कि जो हमारी रिसर्च है वो पॉसिबल ही ना हो सके, ठीक है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि सैंपल साइज़ हम बड़ा रखें ताकि जो हमारे इन्फ्रेंसेस निकलें वो बिल्कुल सटीक निकलें, उनमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। अगला आ जाता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल। अगर हम सैंपल अच्छा ले रहे हैं तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। पहला है हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अ सैंपल इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स। जो हमारा सैंपल है वो सबसेट होता है किसका, पॉपुलेशन का। अभी हमने पीछे देखा था, द सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स या पॉपुलेशन। ये जो हमारा सैंपल है, सैंपल पूरी पॉपुलेशन को प्रदर्शित करते हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सैंपल, मान लीजिए हमने किसी 10 लोगों को लिया और 10 में से हमने केवल एक को ही ले लिया, ठीक है, या किसी 2 को ही ले लिया और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। यानी जो भी हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए एक सैंपल के रूप में, ठीक है। Therefore, the researcher must select the sample member who have the characteristics of the universe or the population. ठीक है, यानी जो भी रिसर्चर है उसको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी वो सैंपल के तौर पर किसी मेंबर को चुन रहा है तो उसमें पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ रिसर्चर इज अंडरटेकन टू स्टडी जॉब सेटिस्फैक्शन इज पुलिस फोर्स, ठीक है, जब कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है किस चीज़ पर, जॉब सेटिस्फैक्शन कितना है पुलिस फोर्स के लोगों को, देन द सैंपल मेंबर मस्ट बी पुलिस पर्सनल्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट लेवल इन द पुलिस फोर्स। यानी अब क्या करेगा कि पुलिस में जितने भी लोग हैं उन्हीं में से तो उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो तो पुलिस वाले हो गए। पुलिस वालों में से सैंपल्स क्या निकालेगा, तो सैंपल्स वो अलग अलग लेवल पर निकालेगा। जैसे कुछ कांस्टेबल हो गए, कुछ एसओज हो गए, कुछ एसपी हो गए, कुछ एसएसपी हो गए, है ना। तो हर लेवल के लोगों को इसमें शामिल करना होगा, ठीक है। यही होता है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। हमें अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस्ड रहना होता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। द सैंपल साइज मस्ट बी सेलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा सैंपल साइज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा सैंपल साइज होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ रिसर्च इज़ अंडरटेकन टू एंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द पुअर, ठीक है, जो महंगाई बढ़ी है उसका अगर हमें इम्पैक्ट देखना है पुअर्स पर, देन द सैंपल साइज वुड बी लार्जर। तो हमारा जो सैंपल साइज होगा वो कैसा होगा, लार्जर होगा। एज देयर आर मोर पुअर हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2008 देयर वर
about 147 million household of poor people in India, yearly income of less than 90,000। जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा है, तो अब जब ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा हमारा, तो उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हमारा सैम्पल साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं पुअर्स पर। अब हर जगह के पुअर्स अलग अलग होते हैं, तो अगर हम एक जगह की बात करें तो हमें क्या करना होगा, सैम्पल साइज को उसी के अकॉर्डिंग ही लेना होगा। अगला आ जाता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। द सैम्पल साइज शुड नॉट बी रिजिड फॉलोड। The sample size can be modified depending upon the circumstances. For instance, the sample size may be reduced if sufficient information is already available or if there is a limitation of time and funds. तो जो हमारा सैम्पल साइज़ है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करता है। मतलब सैम्पल साइज़ में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए अगर हमारा सैम्पल साइज़ हम रिड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, हमने पहले सभी चीज़ों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया था। मान लीजिए मेरे पास 10 लोग थे। ठीक है, हमारे पास 10 लोग थे, 10 लोगों में से हमने 5 सैम्पल्स उठाए थे। ठीक है, हमने 5 सैंपल उठाए थे और मान लीजिए हमारे पास फ़ंड कम पड़ गया। अब हमें कुछ लोगों का डेटा हम लेने के मूड में नहीं है, या मान लीजिए हमारे पास इतना फ़ंड नहीं है कि हम उनका डेटा ले सके। तो हमने क्या किया, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देखते हुए हमने 3 को अपनी रिसर्च से हटा दिया। हमने केवल 2 को ही क्या कर दिया, सैंपल साइज़ में रखा। यानी हमारे सैंपल कितने बचे, 2। तो जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सैंपल साइज़ फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि क्या हो सके कि अगर रिसर्च में किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको भी फुलफ़िल कर सकें। हाउएवर सैम्पल साइज मे बी इंक्रीज्ड इफ़ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम द करंट सैम्पल। मान लीजिए आपने इन दोनों को लिया और इन दोनों से हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ा करके हमने क्या किया, सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। तो जो हमारा सैम्पल साइज़ होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हम उसको कम या ज़्यादा कर सके। मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होते हैं, द रिसर्चर मस्ट सेलेक्ट प्रॉपर मेथड ऑफ सैम्पलिंग। हम जिस तरीके से सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, हमने पॉपुलेशन ली, 10 लोगों की हमारी पॉपुलेशन थी, 10 लोगों में से हम सैंपल चूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए 4 लोगों का, तो कौन वो 4 लोग होंगे, वही आता है सैम्पलिंग के मेथड्स में। यानी वो जो 4 लोग आएंगे वो प्रॉपर मेथड ऑफ सैम्पलिंग के थ्रू आएंगे। द सैम्पलिंग मेथड आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, प्रोबेबिलिटी मेथड्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रोबेबिलिटी मेथड और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। सर्टेन मेथड्स रिक्वायर लेस टाइम टू कंप्लीट डेटा कलेक्शन। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कम टाइम लगता है डेटा कलेक्शन में। फॉर इंस्टेंस कन्वीनियंस सैम्पलिंग रिक्वायर्स लेस टाइम टू कलेक्ट डेटा। इनमें से एक सैम्पलिंग टेक्निक होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो बहुत ही जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं। देयरफॉर द रिसर्चर में सेलेक्ट कन्वीनियंस मेथड इफ़ देयर आर लिमिटेशन ऑफ टाइम। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर रिसर्चर के पास कम टाइम है तो वो क्या कर सकता है, कन्वीनियंस मेथड का इस्तेमाल कर सकता है। कन्वीनियंस मेथड क्या होता है, हम सारे मेथड्स को अलग से वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस तरीके से हम इन सारे मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सैंपल को कलेक्ट करने में। अभी आपको समझना है कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है। तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जब भी आप पॉपुलेशन में से सैंपल्स निकालने हैं तो सैंपल जो आप निकालेंगे उन सैंपल को निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं मेथड्स के थ्रू आपको सैंपल निकालने हैं ताकि क्या हो सके, पॉपुलेशन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स। द सैंपल यूनिट मस्ट बी अप्रोप्रिएट। जो सैंपल यूनिट ले रहे हैं हम वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। द यूनिवर्स मीन्स द हमारी पॉपुलेशन comprises of elements and each element can be further divided into units। अब मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन थी 10 लोगों की, 10 लोगों में से 5 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। ठीक है, अब 5 लड़के 5 लड़कियां थी लेकिन वो सारे अलग अलग क्लासेस के थे। ठीक है, अब अलग अलग क्लासेस के थे लेकिन हम स्टडी करना चाहते हैं मान लो क्लास 6 के बच्चों पर, तो हमारे लिए स्टडी के बच्चे कौन से, मतलब हमारी जो सैम्पलिंग यूनिट होगी वो कौन सी होगी, क्लास 6 के बच्चे। अब क्लास 6 के बच्चे उसमें केवल 2 थे। ठीक है, तो हमारा सैम्पल यूनिट होना बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, इफ़ अ स्टडी इज़ कंडक्टेड टू स्टडी जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग बैंक एम्प्लॉयज़, बैंक एम्प्लॉयज़ के बीच में हम जॉब सेटिस्फैक्शन को देखना चाहते हैं, देन बैंक एम्प्लॉयज़ कंप्राइजेज द यूनिवर्स। तो जो हमारे बैंक एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हो गए, वो हमारी हो गए पॉपुलेशन। द एलिमेंट्स ऑफ
यूनिवर्स और पॉपुलेशन में कंप्राइज ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़। जो हमारे एलिमेंट्स हो गए वो कहाँ से आ गए, हमारी पॉपुलेशन से आए, बैंक एम्प्लॉयज़ होंगे वो तो, ठीक है। मैनेजर इन रूरल बैंक, अब कौन कौन हो गए, जो हमारे बैंक एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर हो गए रूरल बैंक के और अर्बन बैंक के, यानी अर्बन बैंक के भी और रूरल बैंक के दोनों एम्प्लॉयज़ आ गए। द सैम्पल यूनिट में इंक्लूड मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़। अब सैम्पल यूनिट में मेल और फीमेल दोनों भी हो सकते हैं, जूनियर और सीनियर एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसर्च, हम किस तरीके की रिसर्च कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी सैम्पल यूनिट्स कैसी होंगी, हम कौन सा सैंपल लेना चाहते हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। रिसर्चर मस्ट सेलेक्ट प्रॉपर सैम्पलिंग ऑफ यूनिट्स टू कंडक्ट द रिसर्च एक्टिविटी, यानी हमें प्रॉपर सिलेक्शन करना होता है यूनिट्स का, ताकि क्या हो सके, जो हमारी रिसर्च है वो अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा प्रॉपर सैम्पलिंग फ्रेम। The researcher should select proper sampling frame to conduct information. Sampling frame is an instrument to obtain address or such other information about various elements of the universe. The sampling frame may include telephone directories, registers of members in an organization, etc. Before selection of sampling frame, the researcher must answer the following: does it adequately cover the universe? Does it represent each and every unit? Is the sample frame up to date? सैम्पलिंग फ्रेम लेने से पहले हमें 3 सवाल खुद से पूछने होते हैं। पहला सवाल जो कि यहाँ लिखा हुआ है, डज इट एडिक्वेटली कवर्स द यूनिवर्स, क्या ये पॉपुलेशन को पूरी तरीके से कवर करता है, जो हम सैंपल ले रहे हैं या जो हम फ्रेम ले रहे हैं, क्या वो पॉपुलेशन को पूरी तरीके से कवर करता है। दूसरा क्वेश्चन, डज इट रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी यूनिट, जितनी भी पॉपुलेशन में यूनिट्स हैं क्या ये हर एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए हम किसी क्लास के एक बच्चे को बुलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके स्कूल में 12 क्लासेस हैं और 12 क्लास से आप हर एक क्लास से एक बच्चे को बुला रहे हैं, यानी वो जो बच्चा आ रहा है, मान लीजिए कोई क्लास 9th का बच्चा है, यानी वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से क्या होता है कि जो भी हमारा रिसर्च जो फ्रेम होता है सैम्पलिंग फ्रेम, वो सैम्पलिंग फ्रेम पूरी पॉपुलेशन को शो करने वाला है। इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि क्या वो हर एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगला है, इज़ द सैम्पल फ्रेम अप टू डेट, ये जो हम सैम्पल फ्रेम ले रहे हैं क्या ये सही है, अप टू डेटेड है या नहीं है। अगला आ जाता है हमारा प्रॉपर सैम्पलिंग प्लान। प्रॉपर सैम्पलिंग प्लान भी होता है। द रिसर्चर मस्ट प्रिपेयर अ सैम्पलिंग प्लान विच मस्ट इंडिकेट सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग फ्रेम, सोर्स ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर डेटा कलेक्शन, टाइम फ्रेम टू कलेक्ट डेटा। अब आप रिसर्च करने जा रहे हैं और आपके पास क्या करना है, आपको डेटा कलेक्ट करना है, मतलब पूरी रिसर्च करने के लिए आपके पास एक सैम्पलिंग प्लान होना ज़रूरी है। सैम्पलिंग प्लान का मतलब आप कैसे सैंपल निकालेंगे, किस तरीके से उस सैंपल से डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से मेथड्स होंगे डेटा कलेक्ट करने के, रिसोर्सेज क्या होंगी, कितने समय में आप डेटा कलेक्ट करेंगे और कितने समय में आप उस पूरे डेटा को कंपाइल करेंगे। तो इस तरीके का एक प्रॉपर सैम्पलिंग प्लान भी आपके पास होना चाहिए, तभी आपकी रिसर्च जो है वो टाइमली हो सकती है और टाइमली वो ख़त्म होगी। अगली करेक्टरिस्टिक है हमारी ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द स्टडी। द रिसर्चर मस्ट कंसीडर द साइज ऑफ एरिया फॉर सेलेक्टिंग द सैम्पल साइज। हम जब भी सैम्पल साइज को सेलेक्ट कर रहे हों तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा एरिया क्या रहने वाला है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ द एरिया कवरेज इज़ लार्ज सच एज एंटायर स्टेट और कंट्री, देन द साइज ऑफ सैम्पल वुड बी लार्ज। इन सच सिचुएशन द रिसर्चर्स मे अडॉप्ट मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। मान लो आप रिसर्च कर रहे हो कि आपके जो मोहल्ले में एक दुकान है वहाँ कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा मोहल्ले में मान लीजिए 20 घर हैं, ठीक है। तो 20 घरों से आप मान लीजिए 5 घरों से पूछ लें कि कैसा सामान मिलता है, तो आपको फीडबैक मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप पूरी कंट्री का डेटा लेते हैं और पूरी कंट्री के डेटा से आप ये जानने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के हर एक राज्य का रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें हर एक सिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस तरीके से जितना बड़ा आप एरिया लेंगे उतना बड़ा ही आपको सैंपल साइज लेना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। ज्योग्राफिक एरिया स्टडी का फिक्स करना होता है हमें पहले कि हम कितने बड़े एरिया पर स्टडी करने वाले हैं। अगला है हमारा द डिफरेंस बिटवीन अ सैम्पल एंड पॉपुलेशन। सैम्पल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, एक बार हम फिर से इसे समझ लेते हैं। इमेजिन दैट देयर इज़ अ बॉक्स ऑफ 1000 पेन्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स। एक बॉक्स है उसमें 1000 पेन हैं 4 डिफरेंट कलर के। ऑल दिस पेन टुगेदर आर कॉल्ड द पॉपुलेशन। ये जितने भी पेन हैं वो सारे क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गए। नाउ इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू इवेल्युएट ईच पेन फॉर द रिसर्च। अब हम हर एक पेन को चला कर देखें, यूज़ करके देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। सो फॉर मेजरिंग वी नीड पैरामीटर्स इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स
हेयर वी हैव येलो, रेड, ब्लैक एंड ब्लू पेन्स। हमारे पास 4 तरीके के पेन हैं, येलो, रेड, ब्लैक और ब्लू। हमने क्या किया, उनमें से कुछ पेन्स को सेलेक्ट कर दिया। सो बाय सेलेक्टिंग 100 पेन्स, हमारे पास 1000 का क्या था, पॉपुलेशन थी। हमने उसमें से 100 पेन सेलेक्ट कर लिए जो कि हमारे सैंपल हो गए। फ्रॉम दिस बॉक्स अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन वी गेट अ सैंपल ऑफ 100 पेन्स। ठीक है, तो 1000 क्या हो गया, हमारी पॉपुलेशन हो गई, और 100 पेन्स क्या हो गए, हमारे जो सैंपल हो गए वो। अब ये जो 100 पेन्स हैं इसमें से भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मान लीजिए येलो के कितने होंगे, 25। ठीक है, तो सभी के 25-25 होंगे ताकि क्या हो सके, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो ये डिफरेंस होता है सैंपल और पॉपुलेशन में, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है ये भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अगला देखते हैं हम, द रिलेटेड टर्म्स कैन बी ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एज। हम कुछ टर्म्स को समझते हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन हम एक बार फिर से इनको समझ लेते हैं। सैम्पलिंग, पहला है सैम्पलिंग, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ ग्रुप दैट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन बीइंग स्टडीज। हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से हमें किसी ग्रुप को चूज़ करना है एज अ सैम्पल। तो इस पूरे प्रोसेस को, सैम्पल चूज़ करने के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा टारगेट पॉपुलेशन, द कंप्लीट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सारे लड़कों की, तो सारे लड़के जो हो गए वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन हो गई। अब उन लड़कों में से हम क्या करेंगे, सैंपल निकालेंगे। ठीक है, तो सैंपल निकालने का ये जो प्रोसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सैम्पलिंग हो जाएगा, और ये जो पूरे लड़के हो गए वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन हो गए। अब जिनको हमने चूज़ करके निकाल लिया वो क्या हो गए, हमारे सैंपल। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स हु टेक पार्ट इन अ स्टडी। ठीक है, स्टडी के हिस्से सारे हैं, लेकिन जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैंपल। ठीक है, इसके बाद आता है जनरेबिलिटी, या हम जनरलाइजेबिलिटी बोलते हैं इसको, द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च कैन बी अप्लाइड ऑन अ टारगेट पॉपुलेशन। मान लीजिए कोई रिसर्च है, उसमें पॉपुलेशन है 100 लोगों की, 100 लोगों में से आपने सैंपल निकाला है 10 लोगों का। ठीक है, अब 10 लोगों के ऊपर आपने रिसर्च करी, और 10 लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बाद आपने बताया कि ये जो 100 लोग हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं जैसे ये 10 लोग काम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी जनरेबिलिटी हो जाएगी। जनरेबिलिटी क्या होती है, जनरेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ की रिसर्च किसी एक व्यक्ति पे करें और वही चीज़ सभी के ऊपर लागू करते, यानी आपने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ तो सारे ही ऐसा करते होंगे। ठीक है, यानी क्या हुआ कि जो काम आप कर रहे हैं वही सारे कर रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई कि जो काम आप कर रहे हैं वही काम सारे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। Types of sampling. It is a sampling technique where each member of the population does not have an equal chance to get selected. Because of this, we can assume that the sample does not completely represent the target population. Types of sampling की अगर बात करें तो types of sampling दो तरीके की sampling होती है। पहली होती है हमारी sampling जो होती है probability sampling, और दूसरी होती है non probability sampling। दोनों क्या होती हैं हम इसको समझेंगे। अब हम बात कर रहे हैं sampling क्यों की जाती है। sampling इसलिए की जाती है ताकि जो population है हमारी, उससे जो हम सैंपल निकाल रहे हैं वो एक प्रॉपर वे में निकल सके। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट द इंडिविजुअल वर चूजन डेलिबरेटली बाय द रिसर्चर टू टेक पार्ट इन द स्टडी। कभी कभी सैम्पलिंग, सबसे पहले बात करते हैं सैम्पलिंग की क्यों जाती है। सैम्पलिंग इसलिए की जाती है ताकि क्या हो सके, पॉपुलेशन जो हमारी रिसर्च की है उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा रिसर्चर है वो रिसर्च को प्रभावित ना कर दे अपनी वजह से, इसीलिए भी हम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, दिस मेथड ऑफ पॉपुलेशन सैम्पलिंग इज जनरली अप्लाइड फॉर क्वालिटेटिव केस स्टडीज, पायलट स्टडीज एंड फॉर डेवलपिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हम सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, हम उसे अभी समझेंगे। ठीक है, पहली जो है हमारी टेक्निक वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज यूजुअली यूज्ड इन स्टडीज दैट डू नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन द पैरामीटर्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, दिस टेक्निक इज प्रिफर्ड बाय सम रिसर्चर्स बिकॉज इट इज़ ईजी, क्विक एंड लेस कॉस्टली। अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए अगर 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग एज अ पॉपुलेशन काम कर रहे हैं रिसर्च में। ठीक है, तो 10 में से हमें कोई भी, हमने 3 पकड़ लिए, हमने अपने हिसाब से जो हमारे पास पड़ गए। मान लीजिए हम ये रिसर्चर है और ये 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग यहाँ पर हैं और इन 10 में से उसको सैंपल चूज़ करना है, तो इसके पास में जो 3-4 लोग जो पढ़ रहे होंगे ये इनको ले लेगा। इससे क्या होगा, इसकी एक तो कॉस्ट बच जाएगी, दूसरा ये इसको इजी पड़ेगा। इसीलिए क्या होती है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम पूरी तरीके से रिसर्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। रिसर्चर अपने हिसाब से पैरामीटर सेट करता है और पूरी रिसर्च को उसी के अकॉर्डिंग कंडक्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम सभी को इक्वल चांस देते हैं। जैसे हमने एक बॉल बनाया, बॉल में सभी के नाम लिख के डाल दिए और
सबको मौका दिया कि सब एक एक पर्ची उठा सकें। तो इस तरीके की जो सैम्पलिंग होती है उसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं, जहाँ पर सभी के सेलेक्ट होने के पर्टिकुलर प्रॉपर चांस होते हैं। ठीक है, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, किसी के साथ बायसनेस ना हो, इस वजह से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जाती है। खास तौर पर जो इम्पॉर्टेंट रिसर्चेस होती हैं वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर ही की जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी to list the name of all individuals in the target population on separate sheets of paper and then to draw the paper one by one from total till the sample size is met। यानी क्या हुआ, हमने सारे लोगों का नाम एक पर्चियों पे लिख के रख दिया। अब हम पॉपुलेशन थी, मान लीजिए 10 लोगों का नाम हमने चिट्स पे लिखा है, हमें 4 नाम चाहिए, तो हम तब तक चिट्स निकालते रहेंगे जब तक हमें 4 लोग मिल नहीं जाते। यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, क्योंकि सभी के नाम की चिट्स पड़ी हुई है, कोई भी उसमें से उठ करके आ सकता है। ठीक है, ड्यू टू दिस रैंडमाइज्ड सिलेक्शन द रिजल्ट फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल मेथड आर हाईली एक्यूरेट। ठीक है, ये जो चीज़ है पूरी वो क्या होती है, रैंडम पूरा प्रोसेस होता है, इसीलिए जो डेटाज निकल करके आते हैं वो हाईली एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, ऑल्सो बाई एलिमिनेटिंग द सैम्पल बायसनेस एंड बाई बीइंग रिप्रेजेंटेटिव दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ठीक है, और ये पूरा जो मेथड होता है ये इस तरीके से भी काम करता है ताकि जो पूरी पॉपुलेशन है उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके और हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखा जा सके। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की अगर बात करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज अ टेक्निक इन विच द रिसर्चर चूजेस सैम्पल बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट प्रेफरेबली रैंडम सेलेक्शन। ठीक है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को ले लेता है। जो रिसर्चर होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो पूरी रिसर्च होती है वो रिसर्चर पर डिपेंडेंट होती है, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चलाता है। अगर हम बात करें दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, ये नॉन रैंडम होता है, वो जिसको मर्जी आती है उसको अपनी रिसर्च का हिस्सा बना लेता है। These are used for research which is exploratory, जहाँ पर हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है वहाँ पर इन सारी रिसर्चेस का उपयोग किया जाता है। These are easy way to collect the data quickly, ये ईजी तरीका है कि आपको कोई डेटा चाहिए, आपने पर्टिकुलर एक व्यक्ति को पकड़ लिया, उससे अपनी सारी चीज़ें पूछ ली। ये क्या होता है, क्विक मेथड होता है और ये कॉस्टली भी नहीं होता है। द हाइपोथेसिस इज ड्राइव्ड लेटर बाय कंडक्टिंग द रिसर्च स्टडीड इन द केस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हम क्या करते हैं, पहले अपनी रिसर्च कंडक्ट करा लेते हैं, उसके बाद में रिसर्च के अकॉर्डिंग ही क्या कर देते हैं, पूरी जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसको जनरेट कर देते हैं। अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की तो कौन कौन से मेथड्स आते हैं, सबसे पहला कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड आता है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये। ठीक है, ये सारे मेथड्स हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर नाम जानना ज़रूरी है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड होता है, कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग मेथड होता है, कोटा सैम्पलिंग होती है, पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग होती है, इसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। ठीक है, तो ये जो 5 मेथड्स हैं ये कैसे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं, इनके थ्रू हम उन सारी रिसर्चेस को करते हैं जहाँ पर हमें एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच सैम्पल्स टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन आर चूजन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी यानी ऐसी सैम्पलिंग जहाँ पर प्रोबेबिलिटी मेथड्स का यूज़ किया जाए, रैंडम सेलेक्शंस किया जाए। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज रैंडम सैम्पलिंग मेथड। These are used for research which is conclusive, जहाँ पर हमें एक कंक्लूजन चाहिए वहाँ पर उस जगह पर इस तरीके के सैम्पलिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है। These involve a long time to get the data। ये जो रिसर्चेस होती हैं इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होती हैं, कॉस्टली होती हैं, है ना। तो इस तरीके की सैम्पलिंग में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। देयर इज़ एन अंडरलाइंग हाइपोथेसिस इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बिफोर द स्टडी स्टार्ट्स। ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मैथड इज़ टू वॉयलेट द डिफाइंड हाइपोथेसिस। हम इसमें क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद पूरी जो रिसर्च होती है उसको कंडक्ट कराते हैं अपने सैम्पलिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले इसमें सिंपल रैंडम मेथड यूज़ होता है सैम्पलिंग का, जिसमें हम रैंडमली लोगों को चूज़ कर लेते हैं। अगला आता है एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मेथड होता है, इसको हम चूज़ करते हैं। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड होता है और क्लस्टर्ड होता है। ये 4 मेथड्स होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के, इनका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग एरर की। सैम्पलिंग एरर क्या होती है, सैम्पलिंग एरर रेफर्स टू द डेविएशन ऑफ चूजन सैंपल फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ बिहेवियर और फिगर्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मान लीजिए आपने 10 लोगों की आपकी पॉपुलेशन थी, 10 में से आपको 4 लोगों को चूज़ करना था।
ठीक है। आपको 4 लोगों को चूज़ करना था, लेकिन जो चारों थे वो अलग अलग ट्रेड्स के होने चाहिए थे। मान लीजिए 2 लड़के और 2 लड़कियों को आपको चूज़ करना था, लेकिन आपने क्या किया, 3 लड़कों को और 1 लड़की को चूज़ किया, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो इन्फ्रेंसेस निकलते हैं रिसर्च के वो गलत निकले। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, एरर कहलाती है, सैम्पलिंग एरर, कि आपने सैंपल को चूज़ करने में ही एरर कर दी है। ठीक है, अब वो किसी बेस पर भी हो सकती है, जैसे कि हमारी जो ट्रेड्स हैं उनके बेसिस पर हो सकती है, करेक्टरिस्टिक के बेस पे हो सकती है, क्वालिटीज़ के बेसिस पर हो सकती है, या बिहेवियर के बेस पर भी जो हमारी एरर है वो हो सकती है। पॉपुलेशन से ही हमें सैंपल निकालना है, और जो हमारे सैंपल निकलने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। अगर इसमें ज़रा सा भी डिस्टॉर्शन होता है, मतलब कि सैंपल में एरर हो गई है। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि एरर होती क्यों है। दिस एरर अकर्स इन केस वेयर द रिसर्चर टेक्स पार्टिसिपेंट विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर द सर्वे इवन दो दे आर फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। ठीक है, मान लीजिए सेम पॉपुलेशन से हैं, लेकिन वो उनको अलग अलग मान करके ले रहा है, तो वहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है या एरर अकर हो जाती है। सैंपल इज जस्ट अ सबसेट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड हेंस देयर माइट बी अ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन, वेयर बाय द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दिस इज सैम्पलिंग बायसनेस। बेसिकली जो इसका कॉज होता है वो होता है सैम्पलिंग बायसनेस, यानी ये जो एरर अकर होती है, सैंपल एरर जो होती है वो किस वजह से होती है, सैम्पलिंग बायसनेस की वजह से होती है। और सैम्पलिंग बायसनेस क्यों होती है, क्योंकि रिसर्चर चाहता है कि हमें लास्ट में कैसा परिणाम प्राप्त हो, उसी के बेस पर वो बायसनेस कर देता है, और इसी वजह से हमें सैंपल में एरर देखने को मिल जाती है। It should be the goal of every researcher to get a sample that is free from the biasness and represent the whole population in order to minimize the eliminate sampling error। यानी ये हर एक रिसर्चर का गोल होना चाहिए कि उसे क्या करना है, जो उसका डेटा है, जो उसका सैंपल है वो कैसा हो, बायस्ड ना हो, साथ ही साथ वो पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसने केवल पॉपुलेशन के एक ही पार्ट को उठा लिया। ठीक है, तो इस तरीके की बायसनेस ना हो, और जितना डेटा एरर फ्री होगा उतनी ही जो हमारी रिसर्च है वो ऑथेंटिक हो जाएगी। ठीक है, अगला है हम किस तरीके से इन सैम्पलिंग एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। द ओनली वे टू एलिमिनेट सैम्पलिंग एरर इज़ टू फोरगो द सैम्पल एंड टू टेस्ट द एंटायर पॉपुलेशन, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन मोस्ट केसेस। दो थ्रू अनबायस्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड टेकिंग अ लार्ज सैम्पल साइज दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। मान लीजिए आपकी 10 लोगों की पॉपुलेशन है। ठीक है, 10 लोगों की पॉपुलेशन है और सारे ही अलग अलग बंदे हैं, तो आपको क्या करना होगा, हर एक बंदे का पर्टिकुलर डेटा लेना होगा। ठीक है, जिससे क्या हो सके कि जो एरर है वो कम से कम हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, कि जो आप सैंपल साइज़ ले रहे हो वो पूरी तरीके से कैसा हो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के थ्रू लिया गया हो, ताकि हर एक व्यक्ति को उस सैंपल में आने का मौका मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सैम्पलिंग एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो आज हमने समझी। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं, जिसमें से सबसे पहले जो आज हमने समझा वो था पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है, सैंपल साइज़ क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में समझा, प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स कौन सी होती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स कौन सी होती हैं, सैम्पलिंग एरर क्या होती है, और हम इस सैम्पलिंग एरर को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जो कंटेंट था हमारा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। देखने के बाद जो ये PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहाँ पर जाकर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।